हाय सो हाय आई एम जुबैर सैफ़ी। जो मुझे जानते हैं, जो इस शक्ल से वाकिफ़ हैं, तो दैट मीन्स आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं और आप मुझसे पढ़ रहे हैं। जो नहीं जानते, तो ज़रूरी भी नहीं कि आप मुझे जानें। ज़रूरी ये है कि आप मेरी इस वीडियो में मेरी कही गई बातों को सुन लें। वैसे तो पूरी पूरी संभावनाएं हैं कि आपकी कुछ भावनाएं इस वीडियो में आहत हो सकती हैं, लेकिन मुझे वाकई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक। मैं ना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था अपने स्टूडेंट्स के लिए, और बीच में पानी पीने के लिए रुका था, इंस्टाग्राम ओपन किया और एक वीडियो मेरे सामने आई जिसमें एक लड़की नदी के किनारे बैठी हुई है और सुसाइड से पहले कुछ बातें कह रही है। ठीक है। और उसके बाद वो मर जाती है। अभी जो कारण चल रहा है, जो सामने आया है, वो ये है कि दहेज का मामला है और डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा का। ठीक है। अब आपको पता है, जो मुझे जानते हैं तो वो जानते हैं कि मैं कुछ सोशल जो मुद्दे होते हैं तो मैं उस पर लिखता हूँ कभी कभार, है ना। लेकिन मैं कभी वीडियो बनाकर ऐसे टॉपिक्स पर बात नहीं करता। लेकिन वो वीडियो ना, वो बहुत अजीब वीडियो था यार, जो मैंने अभी देखा। बहुत अजीब वीडियो था। तो शायद मुझे कुछ मेरे मन की बात यहाँ निकल जाएगी। लेकिन एक्चुअल बात करने से पहले दहेज, डोमेस्टिक वायलेंस, ख़ासतौर से मुस्लिम समाज के अंदर कुछ बातें मैं क्लियर कर दूँ। वो क्या है कि एक तो इस वीडियो का कमेंट बॉक्स खुला रहेगा मुझे गालियाँ बकने के लिए। आप मुझे खूब गालियाँ बक सकते हैं। सारी फ्रस्ट्रेशन जो आपकी एक्चुअली धर्म के ठेकेदारों के ऊपर या इस समाज के ऊपर निकलनी चाहिए थी, वो आप मेरे ऊपर निकाल सकते हैं, बिकॉज आई नो यू वेरी वेल। ठीक है, कि आप कहाँ तक इस वीडियो की पॉजिटिविटी को लेकर जाएंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये भी क्लियर कर दूं कि पर्सनली आई एम एन एथीस्ट, और वो भी छोटा मोटा टाइप नहीं, बहुत ही कट्टर एथीस्ट टाइप हूँ मैं। ठीक है। पब्लिक डोमेन में है, कुछ एक रिश्तेदार को नहीं पता होगा, वो इस वीडियो से उनको भी पता लग जाएगा। अदरवाइज़ मेरे स्टूडेंट्स, मेरी फैमिली और मेरे क्लोज रिलेटिव्स जो हैं वो सब जानते हैं इस बात को कि आई एम एन एथीस्ट, है ना, एंड आई डोंट फॉलो और बिलीव इन एनी शिट। ओके। अब आपको पता है, भले ही मैं कुछ भी हूँ इस वक्त, बट आई वॉज बॉर्न इन अ मुस्लिम कम्युनिटी, है ना, एंड आई विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ इट, है ना। तो मैंने कहीं पढ़ा था या मुझसे किसी ने कुछ कहा था, मुझे सही से याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये कहा गया था कि अगर किसी समाज में कोई प्रॉब्लम है, कोई बुराई है, तो जो उस समाज के इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जब तक वो उस पर बोलेंगे नहीं, तो वो बुराई सड़ती चली जाएगी। ठीक है। वैसे मैंने आज तक अपने, पहली बात तो मैं इतना इन्फ्लुएंशियल हूँ नहीं। ठीक है। 1 लाख के आसपास लोगों से जुड़ा हुआ हूँ बस। ठीक है। तो पहली बात तो मैं इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं हूँ। फिर जो भी थोड़ी बहुत एक पहुँच है, एक रीच है, उसका मैंने इस्तेमाल नहीं किया इन चीज़ों के लिए कभी भी, लेकिन आज कर रहा हूँ। ठीक है। पहली बार कर रहा हूँ, बात करेंगे दहेज के ऊपर, समाज के ऊपर। ठीक। तो अगर आप थोड़े से भी, आपकी धार्मिक भावनाएं बहुत कमज़ोर टाइप की हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो ना देखें, आप यहीं छोड़कर निकल लें यहाँ से पहली फुर्सत में। ठीक है। ओके। तो चलिए बात करते हैं। अ, तो जैसे मैंने कहा कि समाज में कोई बुराई है तो वो ख़त्म नहीं होती अगर इन्फ्लुएंशियल लोग बोले ना उसके ऊपर। ठीक। और वो तब भी ख़त्म नहीं होती जब तक समाज खुद उनके खिलाफ ना खड़ा हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, पुराने टाइम में हिंदू धर्म में एक प्रॉब्लम थी, सती प्रथा। ठीक है। एक सोशल लेवल था, तो कोशिश कर रहे थे लोग उसको दूर करने की, है ना। नहीं हो पा रही थी। अंग्रेज़ों ने कोशिश करी, नहीं हो पाई। कब तक नहीं हो पाई? जब तक एफर्ट उसी समाज से नहीं लगाया गया राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। खत्म हो गई।
ये होता है, आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। सामने वाला आपकी बुराइयां दूर करने नहीं आएगा, आपको खुद करनी पड़ेगी। सामने वाला आपकी मदद कर सकता है लेकिन इनिशिएटिव वो नहीं लेगा। ठीक है। अच्छा, अब ना पता है क्या होता है, मुझसे सबसे ज्यादा सवाल जो मुझसे पूछा जाता है इसके बाद कि सर आप शादी कब कर रहे हो, वो ये होता है कि सर आप एथिस्ट क्यों बने थे। तो एथिस्ट तो खैर क्यों बने थे ऐसा कोई पर्टिकुलर जवाब नहीं होता, ठीक है, या मैं उसे शब्दों में पिरो भी नहीं सकता भगत सिंह जी की तरह। लेकिन हाँ, इसमें इतना कह सकता हूँ, जैसे जैसे आप समझदार होते जाते हैं वैसे वैसे आप एथिस्ट होते जाते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे रीजंस में से एक रीज़न ये भी था कि मेरे आसपास जो रिलीजन फॉलो कर रहे थे वो सारे पाखंडी थे, सारे पाखंडी, और उनका पाखंड मैं बहुत छोटी उम्र से पहचान रहा था। यानी जब मैं शायद फिफ्थ सिक्स्थ में होता था मैं तब भी सवाल कर देता था। मैंने कहा अभी तो ये आदमी ये कह रहा था कि अकॉर्डिंग टू द रिलीजन ये चीज़ गलत है, लेकिन अभी ये आदमी यही क्यों कर रहा है। उससे फिर एक आइडिया दिमाग में बना कि अगर ये गलत कर रहा है दैट मीन्स कुछ तो है गड़बड़। खैर उस पर नहीं जाएंगे हम। अब वैसे तो दहेज ना, दहेज जो है वो एक सामाजिक बुराई, वो भारतीय समाज की बुराई है। अब चाहे वो रिलीजन कोई भी हो, ठीक है, वो भारतीय समाज की बुराई है। लेकिन मैं यहाँ बात सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की ही क्यों करूँगा, मैं क्यों उनके ऊपर आज अपना गुस्सा जाहिर करूँगा। क्योंकि मैं इसलिए करूँगा क्योंकि ये लोग दावा कर रहे हैं कि ये हराम है और रिलीजियसली बैंड है, ठीक है। तो फिर क्यों कर रहे हो अगर हराम है तो, है ना। आप ना सोशल मीडिया पर या ऐसे ही जनरली 10 मुस्लिम लड़कों को इकट्ठा करिए और उन 10 से पूछिए दहेज लोगे नहीं या नहीं लोगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 9 लड़के कहेंगे कि नहीं लेंगे, हराम है। गारंटी के साथ कह रहा हूँ 9 लड़के कहेंगे कि हराम है, एक कहेगा नहीं मैं तो लूंगा। होते हैं, ठीक है। और जब आप उन 9 लड़कों की शादियों में जाएंगे जिन्होंने मना किया था, आपको 9 के 9 लड़कों की शादियों में दहेज मिलेगा, ठीक है। बस इन 9 लड़कों में से अच्छा लड़का वो है जिसने डिमांड नहीं करी, वही रख लिया जो उसे मिला। अदरवाइज इन 9 के 9 हरामी है क्योंकि हराम काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता है जो रिलीजियस गुरु हैं, क्लर्जी जो है या जो ठेकेदार हैं एक तरीके से, वो रिलीजन को बैंड करते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग। या एक क्या कहते हैं, मेरे वर्ड्स थोड़े, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत आसान भाषा में बात रखूँ अपनी। मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। हमारा मेरठ मेरठ शहर के एक बड़े जाने माने मौलाना जी हैं, ठीक है। वैसे तो वो मौलाना नहीं है, ठीक है, एक अलग उपाधि है उनके पास, लेकिन मौलाना है, ठीक है, धर्म के ठेकेदार हैं एक तरीके से। पता है क्या हुआ, वो एक पार्टी में मिले हमें, मतलब एक वलीमे के रिसेप्शन में मिले मुझे एक जगह, मतलब मिले इन द सेंस कि वो वहाँ थे, प्रेजेंट थे वहाँ पर। तो वो बहुत अमीर शख्स की बेटी की शादी थी, ठीक है, बेटे की शादी थी, बहुत अमीर परिवार की शादी थी, कहने का मतलब ये है। तो वहाँ वो मतलब एक बहुत बड़ा वो पार्टी हॉल था, बड़ा बेहतरीन माहौल, म्यूज़िक बज रहा है, हल्का हल्का गाने गाए जा रहे हैं, लोग खड़े होकर खाना खा रहे हैं, वो मुल्ला जी भी खड़े होकर खाना खा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। शादियों का सीज़न था, अगले ही दिन एक फंक्शन और था, हम वहाँ पर भी पहुँचे और वो सेम मौलाना वहाँ पर भी थे उसी शादी में। इस बार जो शादी थी वो एक गरीब बाप की बेटी की थी, ठीक। और वहाँ मौलाना जी ने रेंट करने स्टार्ट कर दिया। भाई ये क्या जहालत फैला रखी है तुम लोगों ने, खड़े होकर खाना खा रहे हो तुम, बैठने को कोई इंतजाम नहीं है, ठीक है। वही एकदम से मौलाना जी के लिए टेबल वेबल लगाई गई, वो बैठ के खाना खाने लगे। लिटरली अगर मैं अपने ऊपर काबू नहीं करता तो मैं उसे पीट देता, मैं सही बता रहा हूँ।
इस आदमी का मुंह नहीं खुला था एक दिन पहले जब ये अमीर बाप के यहाँ शादी में गया था कि वो उससे कह दे कि तुमने क्या कर रखा है, बिठा के खाना क्यों नहीं खिला रहे मेहमानों को। लेकिन इसकी भी जबान वहां चली जहां गरीब था। ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है आपको कि रिलीजन कैसे बैंड होता है सिचुएशन के हिसाब से। एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, अब किस तरह से चीजें हराम और हलाल की जाती हैं हमारे यहाँ। वैसे तो इस्लाम में वाकई दहेज हराम है, इस्लाम में वाकई कोई कॉन्सेप्ट नहीं है दहेज का, और बहुत सारे देशों में मुस्लिम कंट्रीज में नहीं लिया जा रहा। ये हमारा वाला जो खत्ता है ना, ये महान लोगों का, ये वही है। तो मान लीजिए कोई बच्चा म्यूजिक सीखना चाहता है मोहल्ले का, और वो सीख रहा है, म्यूजिक सीखता है, तो अचानक से कोई आएगा और आकर कहेगा अरे म्यूजिक सीखना तो हराम है, ये क्या हराम काम कर रहे हो। ठीक है, लेकिन जब दहेज वाली बात आएगी तो ये अचानक से सब ऐसे हो जाएंगे, व्हाट दहेज, दहेज क्या होता है, हमें तो दिख ही नहीं रहा सामने लगा हुआ। ये ऐसे हो जाते हैं, एकदम इग्नोर करते हैं। तो यानी ये रिलीजन का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, सामाजिक बुराइयों के लिए, लिटरली सामाजिक बुराइयों के लिए। अब इसके कॉन्सिक्वेंस पता है क्या है समाज के अंदर, पता है? बहुत सारी लड़कियां कम्युनिटी के अंदर जो ओवर एज हो गई हैं, घर में बैठी हुई हैं सिर्फ दहेज की वजह से। बहुत सारी लड़कियां, मेरे पास डाटा नहीं है, मेरे पास सिर्फ निगाहें हैं जो मेरे चारों तरफ घूम रही हैं इस वक्त। शायद सरकार को इसके ऊपर भी सेंसस कराना चाहिए इस बार, जब सेंसस हो तो इसको भी पॉइंट आउट किया जाए कि समाज के अंदर कितनी लड़कियां सिर्फ इसलिए कुंवारी हैं क्योंकि वो उनके घर वाले दहेज नहीं दे पा रहे, और ये दावा करते हैं कि हम मुकम्मल ईमान वाले हैं। लानत है तुम लोगों पर, जलोगे तुम नर्क में, क्योंकि तुम्हारा तो बिलीफ है नर्क के ऊपर, तो तुम तो जलोगे पक्का। मैं भी आऊँगा, लकड़ी मैं ही डालूंगा एक एक्स्ट्रा जब जलोगे, क्योंकि तुम तो हराम काम कर रहे हो यार, तुम हराम काम करोगे तो जलोगे तो ज़रूर। ठीक है, मैं भी आऊँगा बॉनफायर में। अच्छा, अब सुनिए ज़रा, कॉन्सिक्वेंस एक तो ये हो गया कि लड़कियां घर में बैठी हुई हैं। ठीक है, दूसरा, दहेज ने पता क्या किया है, ये तो दहेज ने पता क्या किया है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं मानता हूँ, बेहतरीन पार्टनर मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको कम किया है। क्योंकि आप पार्टनर इस इस बेसिस पर नहीं ढूंढ रहे हैं कि कंपेटेबिलिटी क्या है मेरी और उसकी, इस बेसिस पर ढूंढा जा रहा है कि ये I-20 दे देगा नहीं दे देगा इसका बाप। ठीक है, ये कैश ले आएगी नहीं ले आएगी ये लड़की, आपके घर वाले आपका जीवन साथी इस बेसिस पर ढूंढ रहे हैं। एक दूसरा बेसिस हो रहा है गोरी चमड़ी, गोरी है लड़की नहीं, वो भी है। ठीक है, लेकिन पहला तो यही है माल कितना है, अगर लड़की का काली भी है तो भी चल जाती है घर वालों को, बशर्ते कि अच्छा माल लेकर आए। ठीक है, वैसे उन्हें काली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक, बात क्लियर है? अच्छा, तो आपने तो अपनी पूरी ज़िंदगी तबाह कर ली क्योंकि आप एक ऐसा पार्टनर नहीं ले पाए अपनी ज़िंदगी में जो आप डिज़र्व करते थे। दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये है। तीसरा क्या है, माँ बाप दुखी हैं, खासतौर से लड़की के बाप, लड़की की माँ। पता क्या है, खासतौर से शहरी क्षेत्र में इंडिया के अंदर जो इंडियन मुस्लिम फैमिलीज़ हैं उनका रुझान बदला है एजुकेशन को लेकर। एक आध कास्ट जो गैर मुस्लिम है वो मुसलमानों के कास्ट सिस्टम से वाकिफ़ नहीं होते, उन्हें ऐसा लगता है कि मुस्लिम्स में कास्ट नहीं होती है। फिर वो ये कि इस्लाम में कास्ट नहीं है लेकिन मुस्लिम्स के अंदर कास्ट हैं, तो ऐसा नहीं है, कास्ट हैं और उन कास्ट के बेसिस पर भी समाज बदलते हैं इंडिया में। तो कुछ एक कास्ट है जो अभी तक नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, वो एक अलग बहस का मुद्दा कि कहाँ तक पढ़ पा रहे हैं बेचारे, लेकिन आप पढ़ रहे हैं। और जिनके पास पैसा है, जिनके मम्मी पापा बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, वो तो उनके बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं, काफ़ी पढ़ रहे हैं। तो लड़कियां भी पढ़ रही हैं, बहुत पढ़ रही हैं। अब एक बाप अपनी बेटी को पढ़ा रहा है
और मतलब नर्सरी से लेकर और जहाँ तक भी उसने लड़की ने पढ़ा है, मैं मान लेता हूँ कि रफली 25 लाख रुपए खर्च कर दिए उसने, उसके बाप ने। लेकिन वो पैसा खर्च करने के बावजूद भी उसको अलग से 25 लाख रुपए दहेज के लिए भी इकट्ठे करने पड़ रहे हैं। तो फायदा क्या उन 25 लाख का, जब उन्हें 25 लाख का दहेज देना ही था तो बेहतर ये होता कि वो अपनी बेटी को पढ़ाते नहीं, घर में रखते और उन्हीं 25 लाख से शादी करते, क्योंकि लड़का उन्हें अब भी A1 ही मिल रहा है। क्योंकि वो लड़का ये नहीं देख रहा कि लड़की कैसी आ रही है, वो तो लड़का दहेज के चक्कर में लड़की लेकर आ रहा है। कंपेटेबिलिटी तो ढूंढ ही नहीं रहा है वो, तो क्यों पढ़ा रहे हो अपनी लड़कियां? रखो सारा पैसा अपने ही पास संभाल के। और मैं आपको बता दूं, लोग कर रहे हैं ऐसा, ये देखते हुए। मैं डिस्क्लोज तो नहीं कर सकता ऑब्वियसली, तो जानने वाले हैं, वो लिटरली अपना दर्द बयां कर रहे थे मेरे से कि यार क्या फ़ायदा हुआ मुझे अपनी बेटी को पढ़ाने का जब मैंने इतना मोटा दहेज दिया। और उनका एक दुख और था कि मतलब इतना पढ़ा है लेकिन जो लड़का है वो काम नहीं करने दे रहा लड़की को। क्या फ़ायदा है? ठीक है, ये तीसरा कॉन्सिक्वेंस है आपका, ठीक है, दहेज का। दहेज बहुत प्रॉब्लम कर रहा है समाज में, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। और जो अमीर है ना, जो अमीर लोग हैं समाज के, चलो आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप अपनी बेटी की शादी में 50 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, दहेज दे सकते हैं आपको, आप अपनी बेटी को, ठीक है, अच्छी बात है, आपके पास और पैसा है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। क्या कर रहे हो लेकिन आप प्रेशराइज कर रहे हो समाज को, आप दबाव डाल रहे हो गरीब आदमी के ऊपर कि वो भी अपनी बेटी की शादी में इतना ही खर्च करे। इतना नहीं, आपने अपनी बेटी को I-20 दी तो कम से कम तुझे तो 1.5 लाख वाली बाइक देनी पड़ेगी अब। क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं आप लोग? बहस हो रही है, तेरे बेटे को ऑल्टो मिली थी, मैं अपने बेटी की शादी ऐसी जगह करूंगा जहां मेरे बेटे को I-10 मिले, तुझसे ज्यादा दहेज लेकर आऊंगा। पे पागलो, अगर तुम्हें बहस करनी है तो इस बात पर करो ना कि इसका बेटा बैंक में नौकरी करता, मैं अपने बेटे को IAS ऑफिसर बना के दिखाऊंगा। वहां क्यों नहीं पैसा खर्च करते तुम अपना? मैं ऐसे परिवारों को जानता हूं जिन्होंने अपने बेटे की शादी सिर्फ इसलिए कर दी छोटी उम्र में या उसके नौकरी लगने से पहले क्योंकि उन्हें गाड़ी चाहिए थी। लिटरली जानता हूं मैं ऐसे परिवारों को, मेरे आसपास ही हैं वो लोग, और शायद वो वीडियो भी देख रहे होंगे। कमाल, मैं स्पीचलेस हो गया कसम से, कुछ एकदम ट्रांस में चला गया मैं। क्या बोलूं मैं आप लोगों से यार, कैसे करके मानोगे? क्या करके मानोगे? और फिर छोटी छोटी बातों पे ऐसे पॉजिटिव हो जाते हो आप रिलीजन को लेकर, ठीक है, अरे है कि बस जैसे आपसे बड़ा आशिके रिलीजन कोई है ही नहीं, है ना, कि आपसे ज़्यादा कोई प्यार ही नहीं करता अपने रिलीजन से। वो फर्जी हो तुम सारे के सारे, सारे फर्जी हो तुम, एक एक आदमी फर्जी हो तुम। अपने हिसाब से बैंड करते हो रिलीजन को, है ना, अपने हिसाब से। बुराइयों में तो याद नहीं आता, कभी भी याद नहीं आता जब गलत काम करते हो, बाकी उल्टी सीधी चीज़ों में याद आ जाता है ना। जैसे एक एग्जांपल दूं, जैसे इस्लाम में यह है कि आप अपनी बेटी की शादी अपनी बेटी से बिना पूछे नहीं करेंगे, और उसे लड़का दिखाएंगे, मिलवाएंगे लड़के लड़कियों को आपस में, ठीक है, और वो पूछेंगे कि करना, मतलब लड़के से ही पूछेंगे लड़की से ही पूछेंगे, पसंद आया उसके बाद शादी होगी। ये लेके नहीं जाते अपने लड़के लड़कियों को जब रिश्ता करवाते हैं, मम्मी पापा पसंद कर जाते हैं। अब क्यों नहीं याद आया इस्लाम? तो यानी हर सामाजिक बुराई में इनको इस्लाम याद नहीं आता। बहुत ही फर्जी लोग हो यार तुम लोग, बहुत ही फर्जी हो, ठीक है। बस एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाते रहना, लेकिन अपना आत्मनिरीक्षण मत करिएगा कभी भी, ठीक है ना। आप करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से कि आप नहीं सुधरने वाले हैं। आप दहेज लेते रहेंगे, दहेज देते रहेंगे। एक और चीज़ है, शायद ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दिनों बाद कि ये वीडियो या इस केस में कुछ और परिवर्तन हो जाए, क्योंकि आप में से कुछ लोग कमेंट में कह सकते हैं कि क्या पता लड़की ने दहेज ना मांगा हो,
तो ऐसा हो भी सकता है, क्या पता वो वीडियो झूठी निकल जाए। उस वक्त मैं ये वीडियो हटा लूँगा जहाँ पर भी अपलोड करूँगा, ठीक। और इसी वजह से मैंने नाम नाम शेयर किया उस लड़की का, ना उस लड़के का ना फ़ोटो लगाया है, क्योंकि मैं इंतज़ार करूँगा। कभी कभार ऐसा होता है कि यार केस झूठा निकल जाता है, लेकिन अगर ये पर्टिकुलर केस झूठा निकलता है, इसका मतलब ये नहीं कि समाज में दहेज नहीं लिया जा रहा, नहीं दिया जा रहा। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ क्या हो रहा है, ठीक है। हम सब जानते हैं। मेरे एक लाइफ में दो शख्स हैं ऐसे, मिसेस मंजू सक्सेना जिनसे मैंने म्यूज़िक सीखा, उनके हस्बैंड मोहन स्वरूप जी। तो बिल्कुल पेरेंट्स की तरह ही मेरे, वो भी मुझे अपना बच्चा मानते हैं, उसी तरह ट्रीट करते हैं मुझे। सो अंकल बताते हैं, जब अपने किस्से बताते हैं तो अंकल बताते हैं कि बहुत पुराने टाइम में जब हम छोटे थे या मतलब जवान थे, तो हमारे यहाँ बहुत दहेज चला करता था, और मुस्लिम्स दहेज नहीं लेते देते थे। हम तारीफ़ करते थे कि देखो मुस्लिम्स में दहेज नहीं है, और अब बाकायदा नुमाइश कर कर दिया जा रहा है और लिया जा रहा है। टेंट लगा होता है और दहेज लगा होता है, बिल्कुल सच बात है ये। ऐसे ही देते हैं। जो मुस्लिम से वो जानते हैं इस बात को। अगर आप मुस्लिम नहीं है तो हम आपको बता दें, बाकायदा सजती एक एक चीज़ दहेज देते वक्त एक एक रिश्तेदार को दिखाई जाती है कि माइक्रोवेव भी दिया है, एसी भी दिया, बाकायदा चर्चा होती है, यार उन्होंने तो एसी भी दिया था अपनी बेटी को। इतनी जहालत और प्रेशर इतना बना हुआ है, इतना बना हुआ है, लिटरली बहुत ज़्यादा। यानी मेरी दहेज को लेकर मेरी जो सोच है वो आपको पता लग गई इस वीडियो में। देना पड़ रहा है अपने घरों की लड़कियों को। काश काश कि हम थोड़ा पहले होते तो हम एग्जाम्पल सेट कर पाते। करेंगे, जब अपनी शादी करेंगे तो एग्जाम्पल सेट करेंगे ऑब्वियसली। अब देखो आप कितनी गलत जगह अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। मुस्लिम्स में कुछ कास्ट हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुस्लिम्स में कास्ट नहीं होती, मुस्लिम्स में कास्ट होती हैं, और इंडियन मुस्लिम्स में कास्ट होती हैं। और कास्ट के अकॉर्डिंग भी समाज बदलता है, जैसे कि हिंदू समाज में कास्ट के अकॉर्डिंग समाज बदलता है, इस तरह से मुस्लिम्स में भी होता है। तो कुछ एक कास्ट ऐसी हैं मुस्लिम्स में जो बड़ा मोटा मोटा दहेज लेती देती हैं, करोड़ों की बात कर रहा हूँ, करोड़ों की। मर्सिडीज वाला दहेज बात कर रहा हूँ मैं। बच्चे पता नहीं कैसे होते हैं, 8वीं फेल। वो पैसा ये नहीं कि बच्चों को पढ़ाने में लगा दें, नहीं, दहेज में लगा रहे हैं। पता है अच्छा दहेज क्या है? हर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट चाहता है, मैं भी चाहता हूँ, लिटरली मैं भी चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा शख्स आए जो फाइनेंशियल सपोर्ट करे। लेकिन पता है मेरी नज़र में सबसे बेहतर फाइनेंशियल सपोर्ट क्या है? मेरी बीवी का पढ़ा लिखा होना, जो भी होगी, या मेरे पार्टनर का जॉब में होना, किसी प्रोफेशन में होना। कितना अच्छा होगा ना, वो कमाए, मैं भी कमाऊँ। मेरे हिसाब से तो वही दहेज है। आप अपना मेहनत कर रहे हैं, पैसा जोड़ रहे हैं बच्ची के दहेज के लिए, मटेरियलिज्म के लिए, है ना। आपने दहेज दिया अपनी बेटी को, ठीक है, और वो दहेज मान लीजिए फ्रिज का एग्जांपल लेते हैं, कितने साल में ख़राब हो जाएगा? 8 साल में तो हो ही जाएगा। चलो बहुत अच्छी क्वालिटी का दिया था आपने, 10 साल में हो जाएगा। क्या होगा 10 साल बाद? तो खुद खरीदना पड़ेगा एक नया, दूल्हे को खरीदना पड़ेगा, लड़के को खरीदना पड़ेगा अपने पैसों का। तो जब तू 10 साल बाद खरीदेगा, 10 साल पहले नहीं खरीद सकता? कौन सी आफत आ जाएगी तेरे ऊपर? बेहतर ये होता कि तू दहेज न देकर एक अच्छा पार्टनर ढूंढ लेता, लेकिन नहीं, आपको तो दहेज चाहिए, है ना। खैर, और डोमेस्टिक वायलेंस से तो बात ही नहीं हुई है इस वीडियो में। 24 मिनट की तो अब तक रिकॉर्ड हो चुकी है। डोमेस्टिक वायलेंस पे करेंगे बात कभी, दहेज पर ही हो गया सारा मामला। आप ना, मैं मर्दों से, लड़कों से कहना चाहूँगा कि कितनी लड़कियों के मरने के बाद आप ये तय करेंगे कि हम दहेज नहीं लेंगे? आप एक फिगर बता दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मैं जो भी मेरी औकात है उसके अकॉर्डिंग मैं लड़कियों से कह दूंगा कि भारत के मर्दों ने ये तय किया है कि 1 करोड़ महिलाओं के मरने के बाद हम दहेज लेना छोड़ देंगे। पहले 1 करोड़ आपको
मरना पड़ेगा। बता दो अपना एक नंबर, बता दो पर्टिकुलर, ठीक है, क्योंकि ये पहला केस तो है नहीं इस लड़की का और ना ये आखिरी है। तो बता दो कितने चाहिए। और मैं कहता हूँ यार आप मांग कैसे लेते हो, मतलब हद हो गई, कैसे कह देते हो। हमसे तो अपने पैसे दिए उधार नहीं मांगे जाते यार। लिटरली मैं जिन इंस्टीट्यूशन में पढ़ा था, गेस्ट लेक्चर वगैरह, तो मुझसे अपनी सैलरी के पैसे नहीं मांगे जाते इंस्टीट्यूट से, कि मतलब जो मेरा है, जो मैंने मेहनत से कमाया है। कुछ इंस्टीट्यूट वाले तो इतने अच्छे हैं, खुद ही दे देते हैं बेचारे, बाकी कुछ अभी भी दबा के बैठे हैं। यार हमसे अपना पैसा नहीं मांगा जाता, तुम दहेज कैसे मांग लेते हो यार। अपनी बीवी से कैसे कह देते हो कि अब की बार जब वापस आए तो ये लेकर आ जाइए, अब की बार वापस आए तो ये ले आइए। हद हो गई यार तुम लोगों से, कैसे जाहिल लोग हो यार। तुम तो डूब के मर जाना चाहिए कसम से। ये देखता हूँ ना तो मैं सोचता हूँ कि तुम्हें ऊपर ईश्वर मिल ही जाए कसम से, और वो तुम्हें तली दे कढ़ाई के अंदर, क्योंकि तुमने एक हराम काम किया, दहेज लिया। कसम से बड़ा मज़ा आएगा मुझे देखने में।